नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन एकेडमी पे। इससे पिछली क्लास में हमने किया था संविधान भाग 2 और इससे पहले हम कर चुके संविधान भाग 1 और आज की क्लास में हम करेंगे संविधान भाग 3। संविधान भाग 3 में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार। संविधान भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। यानी कि अब पिछली क्लासों में हम कर चुके हैं जो अनुच्छेद हैं 1 से 4, जिसमें नागरिकता की बात है, ये हमारा भाग 1। और उसके बाद हमने किया था भाग 2, इसमें थे हमारे 5 से 11 तक। ये किसकी संख्या है? अनुच्छेदों की। ये भी अनुच्छेदों की संख्या। आज की क्लास में हम करेंगे भाग 3 और इसमें कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से 35 तक का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 जानने से पहले एक बारी हमें ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो होते क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्यों हुई और जो भारतीय संविधान में इनको कहाँ से लिया गया। मौलिक अधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं या उसकी स्वतंत्रता है, उसके लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक हैं। और सबसे पहले विश्व में यदि हम बात करें विश्व की, तो विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग, ये बात करते हैं हम सबसे पहले विश्व में 1215 में कहाँ पे? ब्रिटेन में। 1215 में ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की जो पहली मांग है वो हुई थी। और यहाँ पे किसका शासनकाल था? यहाँ पे थे किंग जॉन। यहाँ के जो शासक हैं वो थे किंग जॉन। यहाँ के शासक ने जो सामंत वर्ग है उसको एक लिखित पत्र है जो वो सौंपा था, जिसको क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा, ये नाम उसको दिया गया था। और यहीं से विश्व में यहीं से जो मौलिक अधिकार हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद यदि हम बात करें कि संविधान, ये विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी, तो वो होगा हमारा अमेरिका। किसने दी? अमेरिका ने। और कब? 1787 से 1791 से 1791 में। यानी कि और हमने कहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार हैं? जो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। अब बात करते हैं हम जो भारत है, भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो कब कब उठी और किस किस ने मांग है जो की थी? सबसे पहली मांग, अब बात करते हैं सबसे पहली मांग की। मौलिक अधिकारों की मांग नंबर 1, ये हुई थी हमारी 1895 में। 1895 में कि किसने ये की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किस माध्यम से? स्वराज विधेयक के नाम से यह स्वराज विधेयक है जो उसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या की थी? भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद दूसरी बात नंबर 2 पे वो किसने की? वो की मोतीलाल नेहरू जी ने। ये कब की? ये की इन्होंने 1928 में। ये की 1928 में। और इसी मांग को किस नाम से जाना जाता है? इस मांग को जाना जाता है नेहरू
रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और आपको पता होगा कि 1928 में ही भारत में आया था साइमन कमीशन, जिसका भारतीयों ने जोरदार क्या किया था, विरोध। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 पे, जो तीसरी मांग है वो किसने की और कहाँ पे की। ये मांग की थी 1931 में। ये मांग कब की थी, 1931 में। तीसरी मांग ये हुई 1931 में। और कहाँ पे, कांग्रेस कराची अधिवेशन, कांग्रेस कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची में अधिवेशन था। उस समय क्या थी, ये तीसरी मांग की गई थी, किसकी, मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की। और उसके बाद फोर्थ हुई थी, ये भी आपकी 1931 में ही की गई थी। ये किसने की, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। और ये कहाँ की, ये की थी ब्रिटेन में। और कब, कैसे, ये था गोलमेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन। आपको पता होगा कि 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ, पहला मैं आपको लिखवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। पहला हुआ आपका 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। केवल जो सेकंड है यानी दूसरा जो, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी 2 में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। यदि आपसे पूछ ले कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, वो लिया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, वो लिया था अम्बेडकर जी ने। अब इसके बाद ये 4 मांग हुई थी जो मौलिक अधिकार हैं उनके उपलक्ष्य में। अब इसके बाद एक समिति का गठन किया गया, समिति है जो समिति बनाई गई, उस समिति का कार्य क्या था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे होने चाहिए, इनका जो आधार है वो क्या होना चाहिए, वो सब देखते हैं। अब इसके बाद एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का क्या नाम था, तेज बहादुर स्प्रू समिति, तेज बहादुर स्प्रू समिति, तेज बहादुर स्प्रू समिति। और ये कब बनाई गई, 1945 में। और 1945 में भी आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध है जो वो समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इस समिति का काम क्या था, इस समिति का काम यह था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो तो वाद योग्य होने चाहिए और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, वाद योग्य नहीं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट है जो ये पेश की थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें इनका प्रावधान किया गया है। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 है जो, देखिए वो क्या कहता है, इसमें क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा से आपका क्या अभिप्राय है वो देखिए। जो भी, अब जैसे भारतीय संविधान है उसने हमें मौलिक अधिकार हैं जो वो दे दिए, अब उनको लागू कौन करेगा, कोई ना कोई तो ऐसी संस्था होनी चाहिए ना कि जो मौलिक अधिकारों को हमारे तक, यानी कि जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उन तक पहुंचाए। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी हैं यानी कि विश्वविद्यालय हैं, सरकारी जो मेडिकल हैं,
उसके बाद सरकारी विद्यालय हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये संस्थान ही तो हैं, और संस्थानों को ही इस अनुच्छेद में राज्य का या राज्य की संज्ञा दी गई है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको न्याय चाहिए। अब न्याय के लिए अब क्या करोगे आप, ये तो है नहीं कि आप सीधा सरकार के पास जाओगे। उसके लिए क्या करोगे आप, जो भी सरकार ने न्याय संबंधी जो प्रशासन बना रखा है या कोई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। अब वो क्या होगा, यानी कि इसके लिए क्या किया है, अदालत यानी कि जो कोर्ट है उसकी सुविधा कर रखी है। अब अदालत में जा सकते हैं और वहाँ हम क्या कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से अदालत है जो, इसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर पाते हैं। तो राज्य की परिभाषा का इसमें केवल इतना ही अर्थ है। अब उसके बाद अनुच्छेद 13 यानी कि अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या क्या दिया गया है, अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है या मौलिक अधिकारों को कम करती है, उसको क्या हो जाएगी, वो असंगत हो जाएगी। यानी कि कोई भी संवैधानिक विधि जो मौलिक अधिकारों को कम या हनन करती है, क्या होगी, वह असंगत मानी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे ये लगता है कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है या उनको कम किया जा रहा है, तो वो क्या होगी, वो अस्वीकार्य होगी। यानी कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, और मौलिक अधिकार यानी कि जो आपको प्राप्त हैं वो हम प्राप्त तो कर सकते लेकिन उनको कभी भी छोड़ नहीं सकते। अब इसके बाद हमने किया अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 यानी कि कोई भी संवैधानिक विधि जो मौलिक अधिकार को कम या उनका हनन करती है उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको असंगत मान लिया जाएगा, यानी कि वो विधि है जो वो लागू नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 14 से 18 की। अब बात करते हैं जो मौलिक अधिकार में प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकारों में सबसे पहले एक पे समता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब उसके बाद स्वतंत्रता यानी कि 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ है, 19 से 22 तक। 3 पे है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा 23 से 24 तक। 4 नंबर पे है धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और 5 पे है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है 29 से 30 तक। और 6 नंबर पे है जो कि जिसको संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, इसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32। ये हमारे जो अब आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और अनुच्छेद 14 है जो वो क्या कहता है, आइए देखिए अनुच्छेद 14 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। यानी कि जो कानून है उसके लिए जो भारतीय नागरिक हैं सभी के सभी एक समान होंगे। यानी कि यदि किसी एक सामान्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो जो सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी वही सज़ा यदि वही अपराध कोई पूंजीपति व्यक्ति करता है तो उसको भी जो सज़ा है वो उसी के अनुसार मिलेगी। यानी कि जो विधि है, जो लॉ है, उसके अनुसार जो सभी को क्या माना जाएगा, एक समान। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो वो क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। 1 2 3 4 5। धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भारत में जो पहले होता था ना कि भाई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग जो है इसके आधार पे, यानी कि जो महिला है ये महिला का अधिकार नहीं है या महिला ये कार्य नहीं कर सकती। तो ये क्या थे, सभी के सभी क्या थे, भेदभाव, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में किए जाते थे या बहुत बड़ी जो जनसंख्या इनसे प्रभावित थी। अब इनके खिलाफ क्या कर दिया भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 15 में इनके लिए एक प्रावधान कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति इनके इस आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो उसको क्या होगा, यानी कि सज़ा दी जाएगी। अब अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो देखिए वो क्या कहता है, राज्य की सेवाओं में अवसर की समानता। यानी कि राज्य में कोई भी सेवा से मतलब है आपका कोई भी वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें सभी को क्या मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा। और इसमें क्या होगा, इस आधार पे यानी कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी वैकेंसी में या सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अब उसके बाद अनुच्छेद 17 यानी कि 17 अस्पृश्यता का अंत। जो ये अस्पृश्यता है ये भारत में बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी, आप सभी को इसका पता ही होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। अब इसका अंत यानी कि क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो छुआछूत के नाम से भी इसको हम जानते, कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता। इसके लिए अनुच्छेद जो 17 है, 17 है, उसमें क्या कर दिया, प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है जो वो क्या कहता है, इसमें क्या है, समानता का अधिकार। यानी कि सबको क्या माना जाएगा, सबको क्या समझा जाएगा, समान। और इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, उपाधियों का अंत। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत जो उपाधियाँ दी जाती थी, ब्रिटिश काल है जो, उस समय जो उपाधियाँ दी जाती थी उनको क्या होगा, उनका क्या कर दिया जाएगा, समापन। यानी कि उनको अस्वीकार माना जाएगा। और इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है वो भी देख लीजिए। अपवाद एक्सेप्शन क्या है कि शिक्षा और सेना को छोड़ के, यानी शिक्षा का क्षेत्र है और सेना, इसमें उपाधियाँ समाप्त नहीं होंगी, इसमें उपाधियाँ दी जाएंगी। क्यों दी जाएंगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जिससे क्या होता है, प्रेरित होते हैं जो आम जनता है या कोई भी व्यक्ति है जो क्या होता है, प्रेरित या मोटिवेट है जो वो होता है। इसलिए इनको छोड़ के बाकी जो उपाधियां हैं वो समाप्त की गई हैं इसके तहत। और जो हम आपके दिमाग में आता होगा कि जो पुरस्कार मिलते हैं, यानी कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, जो इनको हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वो पहली तो बात कि वो उपाधियां नहीं हैं, उनको क्या माना गया है, पुरस्कार। उनको क्या माना गया है, पुरस्कार। और कोई भी व्यक्ति इसके
अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उसको नहीं लगा सकता, यानी कि पद्म भूषण है जो, या पद्मश्री है जो, ये भारत रत्न है जो, उसको अपने नाम के आगे नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता का, जो स्वतंत्रता है उसके बारे में कि स्वतंत्रता का अधिकार है जो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें देते हैं, वो देते हैं 19 से 22 तक। बात करते हैं हम स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं या स्वतंत्रता अधिकार है जो अनुच्छेद 100 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये होती क्या है, किस किस की स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है, आइए हम अनुच्छेदों के माध्यम से जानने का भी प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो वो देता है, यानी कि 6 प्रकार की आज़ादी है वो देता। कितनी? 6। कौन कौन सी? नंबर 1, हम जो भाषण है, स्पीच है, वो दे सकते हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको रख सकते हैं, या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19 है जो वो हमें देता है। यानी कि नंबर 1 पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 पे अब हम बोल सकते हैं कोई भी, और जो भाषण है या जो भी हमारी अभिव्यक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? वो देश के हित में होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? देश के हित में होनी चाहिए। उसी को क्या दी जाएगी? मान्यता है जो वो दी जाएगी। ये नहीं है कि आप कोई भी भड़काऊ भाषण है जो वो दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या होगा? अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ, यानी कि वो क्या करेगा? मौलिक अधिकारों का हनन, या कोई भी ऐसा भाषण है, कोई भी ऐसी स्पीच है या कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे ये लगता है कि जो इससे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन, या किसी विशेष व्यक्ति का क्या हो रहा है? हनन, या उसके मौलिक अधिकार हैं जो उनको कम किया जा रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? असंगत। अब 2 पे सभा और सम्मेलन, सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब इसी में 2 में क्या है? सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 से हमें ये आज़ादी देता है कि हम क्या कर सकते हैं? सभा, कोई भी सभा है जो, कोई भी सम्मेलन है उसको आयोजित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या प्रावधान किया गया है कि उसमें हमें जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, यानी कि जहाँ जो प्रशासन है, उससे क्या लेनी होगी? स्वीकृति, उससे जो परमिशन है उसकी हमें आवश्यकता है, तभी हम कोई बड़ा जो सभा है या बड़ा कोई सम्मेलन है वो आयोजित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। अब 3 पे क्या है? 3 पे है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ और जो संगठन है या समुदाय है या समूह है उसको बनाने की जो आज़ादी है वो भी अनुच्छेद 19 में देता है, और भाग 3, यानी कि हम कोई भी जो आंदोलन है या कोई भी मूवमेंट है उसको हम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या प्रावधान है कि वह जो आंदोलन है कैसा होना चाहिए, या वह जो संगठन है वो कैसा होना चाहिए? वो देश हित में होना चाहिए, न कि देश के खिलाफ, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे ये प्रतीत हो कि इससे देश में क्या फैल सकती है? अशांति, यानी कि उससे देश का जो विकास है वो बाध्य नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद 3 के बाद 4 पे आवागमन। क्या है? आवागमन, यानी कि भारत देश में और विदेश में आवागमन की स्वतंत्रता
अब 4 में क्या है कि हम भारत देश में, हमें भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए हम किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं हैं। लेकिन इसमें एब्सेक्शन क्या है, इसमें अपवाद क्या है, कुछ भारत सरकार की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि जैसे सेना की कई जगह हैं और ऐसे ही जो खुफिया विभाग हैं उनकी कई जगह हैं, वहाँ पे हम ऐसे या बिना परमिशन के नहीं जा सकते, बाकी हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब ये 4, 5 पे देखिए, पाँच पे है रहने का, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि निवास यानी हम भारत के किसी भी राज्य में, पहले जो जम्मू कश्मीर है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हम रह तो सकते हैं लेकिन वहाँ पे हम ज़मीन है वो नहीं खरीद सकते थे। लेकिन आज के समय क्या है, अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा उसको समाप्त करके उसको भारत का क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब वो जो प्रतिबंध था वो उसको समाप्त कर दिया गया है और यहाँ पे निवास करने की जो स्वतंत्रता है, यानी कि हम भारत में कहीं भी जाके हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाके हम रह सकते हैं, इसकी आज़ादी भी हमें अनुच्छेद 19 ही देता है। ये था हमारा 5 और 6 पे है हमारा निवास के बाद है 6 पे हमारा व्यापार, रोजगार और व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कि रोजगार के लिए हम भारत के किसी भी हिस्से में या हम विदेश में हम आसानी से आ जा सकते हैं और व्यापार भी हम अपने देश में तो करते ही हैं, उसके बाद हम जो अन्य देश हैं या विदेश में भी हम व्यापार है जो हम कर सकते हैं। इसकी आज़ादी हमें कौन देता है, अनुच्छेद 19। आइए अब देखते हैं जो अनुच्छेद 20 है, 20 क्या कहता है, 21 है, 21 में क्या प्रावधान किया गया है और जो अनुच्छेद 22 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। इससे पहले अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19, इसमें पहले जो अधिकार हैं वो कितने थे, 7, यानी कि जो अधिकार हैं वो 7 थे, अब कितने हैं, अब है 6 यानी कि 6। और जो 7वां है वो कौन सा था, उसको जो समाप्त है वो क्यों किया गया, ये था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी कि 1978 जो उसमें 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या कर दिया, इससे हटा दिया और किस में जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 में ए भाग में, अनुच्छेद 300 के ए भाग में इसको जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में कि अनुच्छेद 20 जो हमें क्या क्या जो अधिकार हैं वो देता है। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो अपराध किए हैं, जो अपराध है उसमें क्या क्या जो संरक्षण है वो किया जा सकता, क्या क्या बचाव है जो किया जा सकता, यानी कि ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अब उस अपराध के लिए जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय जो अपराध की जो सज़ा है उस व्यक्ति को दी जाएगी, अब उसके बाद जो 21 है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि इसमें किसकी बात है, प्राण, यानी कि हम जो जीवन जीने का अधिकार है उसको समाप्त नहीं कर सकते, यानी कि
हमें जीवन, हम पैदा हुए हैं तो हमें जीना ही होगा। और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसमें क्या है, किसी भी प्रकार से, यानी कि जो व्यक्ति की जो आज़ादी है, यानी कि ये मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है और आपको किसी भी वजह से रोक लिया जाता है, तो वो किसका, वो आता है आपका दैहिक स्वतंत्रता, जो उसका क्या हो रहा है, हनन, या आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको रख लिया जाता है। यानी कि आप ये मानिए कि आपको विदेश जाना है, और विदेश जाना है तो आपका जो वीज़ा है उसको रख लिया जाता है। यही एक केस है, किसके साथ हुआ था, मेनका गांधी के साथ है। और उस समय क्या था, उनका जो वीज़ा है उसको भारत सरकार जो उसने रख लिया था और उनको विदेश में जाने नहीं दिया था। उस समय यह जो स्वतंत्रता है या जो ये अनुच्छेद है, इसका जिक्र है जो किया गया था कि जो ये चीज़ भी किसके अनुसार आएगी, जो अनुच्छेद 21 है इसी के तहत आएगी। अब इसको वैसे किसके नाम से जानते हैं, जीवन जीने का अधिकार, इसको जीवन जीने का अधिकार है, इस नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A यानी कि ये, इसमें जो ए भाग है उसको क्या किया गया, जोड़ा गया है। अब कब जोड़ा गया, 2002 में। और कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और किसको जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा किन को दी जाएगी, 14 से ये शिक्षा आपको दी जाएगी 6 से 14 जो वर्ष या साल, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और ये अधिनियम है जो कब तैयार हुआ, ये हुआ आपका 2009 में। 2009 में जो ये अधिनियम है ये तैयार हुआ। और इसको लागू कब किया गया, ये किया गया आपका, लागू किया गया 2010 में, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। अब देखिए अनुच्छेद जो 22 है वो क्या कहता है, कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो जो पुलिस है उसको क्या बताना होगा, वजह, यानी आपको वजह या आपको कारण है जो वो बताना होगा कि आपको किस प्रकार या किस वजह से आपको जो गिरफ्तार है वो किया जा रहा है। 2 पे क्या है, आपको वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, यानी कि आपको क्या होगा, वकील करने का अधिकार है जो वो दिया जाएगा। और इसी में 3 पे आता है कि 24 घंटे के, यानी कि 24 घंटे के भीतर आपको, यदि ये मान लीजिए कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि आपको पुलिस है जो अपनी हिरासत में उन्होंने ले लिया, अब क्या करना होगा, 24 घंटे के अंदर ही कहाँ पे आपको पेश करना होगा, कि अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको क्या करना होगा, पेश करना होगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर। और इसमें क्या है, जो आपका यात्रा का समय, यानी कि यात्रा का समय जो वो आपका इसमें काउंट नहीं होता, यानी कि यात्रा के समय को इसमें नहीं गिना जाता है। जैसे आप चौकी या जैसे आप किसी भी थाने में गए, उस समय से आपके 24 घंटे के अंदर उस पुलिस प्रशासन को आपको कहाँ पे पेश करना होगा, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने
आपको पेश करना होगा। ये हैं कुछ विशेष प्रावधान जो अनुच्छेद 22 है हमें देता है। इससे अगली क्लास में हम करेंगे जो बाकी के हमारे अनुच्छेद बचते हैं कि जो स्वतंत्रता हमने आज 2 किए हैं। नंबर 1 तो जो समता है उसका, और उसके बाद हमने किया है स्वतंत्रता है उसके बारे में। और अगली क्लासों में हम जो इसके बाकी भाग हैं उनको भी ऐसे ही विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।